नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई एस राघव क्लासेस में। और दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट या इकोनॉमिक्स का कहें या हिस्ट्री का कहें या दैट मीन्स हम जीएस का इसको बोलते हैं या करंट अफेयर्स का हम बोलते हैं, उसका एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मतलब भारत की जनगणना 2011। दोस्तों, वाई एस राघव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको रीजनिंग की वीडियो अगर चाहिए तो आप इस चैनल पर जा सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ करंट अफेयर्स की भी वीडियो मिलेंगी। जो वीकली करंट अफेयर्स यहाँ हम डालते हैं, जो लोकेश सर हैं वो वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा कि अगर हम बात करें कि जो एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट आपको यहाँ मिलता है और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सिंपल वे में आपको समझाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक जनरल टॉपिक हमने उठाया था सेंसस ऑफ इंडिया 2011, लेकिन अगर हम चाहते तो इसको एक सिंपल वे में इसके फैक्ट्स पर बात भी कर सकते थे। लेकिन इसके जो पार्ट वन में मैंने जो बात की है वो हिस्ट्री ऑफ सेंसस, मतलब जनगणना की हिस्ट्री क्या रही है। तो हम यहाँ हिस्ट्री को, दैट मीन्स सेंसस के पार्ट वन में अगर बात करें, हम हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं किसकी, जनगणना की। और जैसे कि हमें मालूम था कि 1872 में इंडिया में सबसे पहले अनऑफिशियल जनगणना स्टार्ट की गई थी, और जो करने वाला था, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे, तो करने वाला था जो भारत का वायसराय था, लॉर्ड मायो। उसके बाद अगर हम ऑफिशियल की बात करें तो मालूम पड़ा हमें कि 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा सबसे पहले ऑफिशियल जो जनगणना है भारत में कराई गई। और यही एक नियम बनाया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाएगी। तो अगर हम देखें कि जो डेटा है कैसे मूव करता है, क्या तरीके होते हैं, तो उसके बेसिस पर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ बेसिक के साथ साथ आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी यहाँ टॉपिक उठाया जाए तो उस टॉपिक को फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों तरीके से आपको पूरा कराया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में चाहे वो कंसेप्चुअल आए चाहे फैक्चुअल आए, तो आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो। अब जैसे हिस्ट्री का ही मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए वो कौन से वायसराय थे जिसने सबसे पहले भारत में जनगणना स्टार्ट कराई, तो आंसर क्या आ जाता है, लॉर्ड मायो। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, मतलब भारतीय जनगणना के जनक किनको माना जाता है, तो अगर हम जनक की बात करें तो यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कि भारतीय जनगणना के जो जनक माने जाते हैं, मतलब फादर, अगर हम कहें द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना के जनक या पिता, उसको हम बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। अब कहोगे सर मायो ने सबसे पहले स्टार्ट कराई थी, तो फिर मायो को क्यों नहीं हम लेते, तो ध्यान दीजिएगा कि मायो ने सबसे पहले स्टार्ट जरूर कराई थी, लेकिन लॉर्ड मायो ने जो स्टार्ट कराई थी जनगणना वो अनऑफिशियल थी, मतलब उसका कोई लिखित वो नहीं था दस्तावेज। लेकिन जो लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट कराई थी वो आपका लिखित दस्तावेज था। इसलिए जो लॉर्ड रिपन है वो क्या कहलाए जाते हैं, द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना के पिता। तो चलिए आज इसमें हम कि स्टेज क्या रहती हैं और कैसे हम स्टेजों को फॉलो करते हैं, और जो स्टेज जो बताई थी वो किसने बताई थी, नॉस्ट्रेन फ्रैंक डब्ल्यू नॉस्ट्रेन ने आपकी स्टेजेस बताई थी। जो 4 स्टेजेस थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और उस स्टेज में हमने बताया था कि भाई जन्म दर अगर ज़्यादा होती है, कि जो कितनी स्टेज बताई थी, 4 स्टेज बताई थी। अगर जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है तो स्टेज 1 होगा।
जन्म दर आपकी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन मृत्यु दर कम है, तो क्या हो गया स्टेज टू। जो स्टेज टू चला था कहाँ से कहाँ तक, 1921 से लेकर और 1981 तक। जो ये समय कहलाया जाता है, इसको जनसंख्या विस्फोट का समय कहा जाता है। लेकिन इसमें भी अगर पूछा जाए कि इसमें भी मेन समय कौन सा है, तो मेन समय जनसंख्या विस्फोट वाला आता है 1951 से लेके 1981 तक। तो भारतीय जनगणना में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या यहाँ जो भारत में बढ़ी वो कौन से समय में बढ़ी, 51 से लेके 81 में, और इसी समय को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि क्वेश्चनों को हमें कैसे देखना है, देखिए ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये फैक्चुअल पार्ट नहीं है कि जनसंख्या विस्फोट जो है वो कौन सा समय कहा जाएगा। जब तक हमें कंसेप्ट नहीं पता होगा कि क्यों कहा जाएगा, तो वो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ जो स्टेज चल रही थी वो स्टेज कौन सी थी, स्टेज सेकंड। अब स्टेज सेकंड तो किस में भी थी, 21 से लेके 51 में, लेकिन उस समय थोड़े से अकाल ज़्यादा हुए थे तो इसलिए जनसंख्या कम रही। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि स्टेज टू में हम मालूम होता है कि जन्म दर तो जो होती है वो क्या है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि मृत्यु दर जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो जब ज़्यादा होगी और ये कम होगी तो दैट मीन्स संतुलन की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि संतुलन की स्थिति क्या होती है कि भाई जन्म दर भी ज़्यादा हो या मृत्यु दर भी ज़्यादा हो, वो संतुलन की स्थिति है। या जन्म दर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और मृत्यु दर भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो भी क्या है, संतुलन की स्थिति है। ठीक। और वो कौन सी आती है, स्टेज थर्ड में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट होने का कारण क्या था कि हम किस में मूव कर रहे थे, स्टेज टू में मूव कर रहे थे। और ये आज़ादी के बाद का समय, क्योंकि हमें मालूम है 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक। और 1950 में 26 जनवरी 1950 में हम क्या हुए थे, गणतंत्र हुए थे, हमारा देश लोकतांत्रिक हुआ था, हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। तो अगर हम बात करें कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये पार्ट था हमारा हिस्ट्री का पार्ट था। और हिस्ट्री के पार्ट में हमने जो देखा था कि हमने इसमें बात की थी कि 15 जो सेंसस है, जो 2011 की सेंसस है, मतलब जनगणना है, उसके जो आयुक्त थे वो कौन से थे, सी चंद्रमौली। और जो आने वाली जो जनगणना है जो 2021 में होने वाली है, 16 सेंसस 2021, उसके जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, वो कौन है, विवेक जोशी। दूसरी एक और चीज़ हमने एक चीज़ और देखी थी यहाँ कि जो जनगणना कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है, कि भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त, मतलब रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा जनगणना कराई जाती है। और जो डेटा लिया जाता है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, 1 अप्रैल। अब जैसे 2011 का है तो कहाँ से लिया गया होगा, 2010 से लेके 28 फरवरी 2011 तक का डेटा इसमें लिया गया था। और ये कौन सी सेंसस थी, ये 15 सेंसस थी। और अब जो होने वाली है वो कौन सी है, 16। और उसका क्या हो जाएगा, केवल यहाँ एक चीज़ बदल जाएगी कि 2020 से लेके 2021, लेकिन डेट वही रहेगी, 1 अप्रैल और 28 फरवरी। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं हम फैक्चुअल चीज़ों पर और बात करते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुई है, भारत के कितने राज्यों में जनसंख्या हुई है। तो देखते हैं इस चीज़ को। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, 15 जनगणना और वो कौन से सन की है, 2011 की। बात करेंगे अब हम इस पर। और अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और वो क्या है, कैसे है, जब हम सारी चीज़ों को देख लेंगे तो क्वेश्चन हमें करने के लिए कोई भी कठिन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो 15 जो जनगणना थी वो कितने राज्यों में कराई गई थी, तो टोटल जो राज्य थे वो कितने थे, 28।
और 28 राज्यों में जनगणना कराई गई थी, और आज की डेट में भी जो टोटल स्टेट है वो कितने हैं, 28 है। उस समय अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, मतलब यूटीज की, तो कितने टोटल यूटीज में थी, 7 यूटीज में। लेकिन आज की डेट में वर्तमान में जो यूटीज हैं, अगर 2021 की बात करें तो उसमें जो होगी वो कितनी होगी, वर्तमान में टोटल कितनी है, 8। ठीक। अब कह रहे हैं कि भाई 9 होनी चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 25 जनवरी 2020 को जो दमन और दीव और दादर और नगर हवेली है उनको क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से फिर 6 हो जानी चाहिए। लेकिन आपको इतना भी ध्यान होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जो एक आपका राज्य था, कौन सा, JNK, एंड उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, और दोनों को यूटीज बना दिया। एक को बना दिया लद्दाख और दूसरा JNK, और दोनों को क्या बना दिया गया, यूटी। इतना क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि जो कितने राज्यों में 15वीं जनगणना कराई गई थी, 28 राज्य, और कितनी यूटीज थी, 7। उसके बाद अगर कहें कि उस समय भारत में टोटल, अगर जिलों की बात करें हम, कितने जिलों में ये जनगणना हुई थी, तो जिले थे 640। और अगर बात करें हम, शहर कितने थे, कितने शहरों में जनगणना हुई थी, तो टोटल जो शहरों में जनगणना हुई थी वो थे 7,933, 7,933 और 7933। टोटल जो गांव थे वो कितने थे, उस समय भारत में 6.40 लाख, मतलब लैख टोटल विलेजेस थे जिसमें आपकी जनगणना कराई गई थी। उसके बाद अगर हम कहें कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, देखो हम जो आंकड़ों की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 2011 के हिसाब से, आज के हिसाब से बात नहीं कर रहे। क्योंकि जो आज के हिसाब से बात की जाएगी वो कौन से में की जाएगी, 2021 में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या थी भारत की वो कितनी थी उस समय, वो थी 121 करोड़, या अगर हम कहें 1210 लाख। ठीक। अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें, देखो दशकीय वृद्धि जो होती है हमेशा पिछली जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से निकाली जाती है। दशकीय वृद्धि की बात करें तो भारत में जो दशकीय वृद्धि हुई किसके हिसाब से, कि 2000, अब 11 में हुई है तो 2001 के हिसाब से रही होगी। तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102 करोड़। ठीक। मतलब 20 लाख। वेट, हाँ जी, कितना, 1020 लाख। अब जैसे लगभग अगर हम वृद्धि की बात करें कि टोटल कितनी जनसंख्या, तो देखिए हम इसकी वृद्धि की बात करें कि 2001 से लेकर 2011 तक टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ी भारत में, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 18.1 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। मतलब अगर लाख में बात करें तो 181 लाख पॉपुलेशन कहाँ हो गई, कि 2001 से लेकर 2011 तक बढ़ गई। और अगर इसको परसेंटेज में बात करें कि टोटल प्रतिशत, वृद्धि क्या रही, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिशत वृद्धि रही वो कितनी रही, वो रही आपकी 70.64%।
तो ये जो क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको मार्क कर लीजिएगा। और जब भी आपको अगर फटाफट रीडिंग करनी है तो आप सब इस क्वेश्चन को जरूर देखकर जाइएगा। अब जैसे अगर हम विश्व के हिसाब से देखें कि भारत में जो रहने वाली जनसंख्या है वो विश्व का कितना परसेंटेज है, तो विश्व का या विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो जो विश्व में टोटल पॉपुलेशन है उसका 17.5%, लेकिन अप्रॉक्स मतलब लगभग कहाँ रहती है, भारत में रहती है। कितना, 17.5%। और UNFPA एक संस्था है यूएन की, उसने कहा है कि जिस तरह से भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आने वाले समय में भारत बहुत जल्दी ही फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में, पहले नंबर पर भारत आ जाएगा विश्व में। लेकिन अगर हम इस समय बात करें कि विश्व में भारत का जो स्थान है वो क्या है, विश्व में भारत जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है, सेकंड। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। और अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा है, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है, चीन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हाँ, हमें यहाँ मालूम पड़ा कि भारत में जो जनसंख्या है वो कितने राज्यों में की गई, 28 राज्यों में। यूटीज कितने थे, 7। जिले कितने थे, 640। और शहर कितने थे, 7,933। टोटल गांव 6.40 लाख। जनसंख्या 121 करोड़। 10 की वृद्धि जो हुई वो 2001 में जो जनसंख्या थी 102 करोड़ थी, तो मतलब 18.1 लाख, सॉरी 1 करोड़ जो वृद्धि हुई पॉपुलेशन की। और प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 17.6। और 17.5% विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% कहाँ रहता है, केवल भारत में। और यूएनएफपीए ने क्या बोला कि आने वाले कुछ समय में ही भारत क्या है कि विश्व में पहली पोजीशन पर पहुंच जाएगा जनसंख्या के मामले में। और विश्व में भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर इस समय, और पहले स्थान पर जो है वो कौन सा है, चीन। तो यहाँ तक का आपको डेटा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं राज्य के हिसाब से, और राज्य के हिसाब से देखेंगे। देखिए, अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो जनरली हम यहाँ जो देखते हैं वो मेन चीज़ क्या देखते हैं कि वो देखते हैं हम कि कुल जनसंख्या, ठीक है नहीं, मतलब पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ठीक है। ये तो हम देखते हैं किसके हिसाब से, टोटल कंट्री के हिसाब से। लेकिन जो राज्यों के हिसाब से अगर बात करें हम, तो राज्यों के हिसाब से देखते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सबसे कम जनसंख्या, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम। ठीक, ऐसा कौन सा जगह जिसमें शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, या ऐसा कौन सा राज्य जिसमें शहरी जनसंख्या सबसे कम है। ठीक, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी किस राज्य में है, सबसे कम ग्रामीण आबादी किस राज्य में है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो फिर हम जिलों की बात करेंगे। ठीक, या उसके बाद अगर बात करें हम जनसंख्या घनत्व की, ठीक, तो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए ज़रा बात करते हैं यहाँ
तो जो पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आंसर क्या आएगा, तो अपना जो यूपी है वो क्या है, भारत में पूरे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश को अलग देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के आधार पर भारत, जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से स्थान पर आएगा, वो 5वें स्थान पर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक हो गया, तो सबसे अगर हम कम जनसंख्या की बात करें वो किस राज्य में है, तो वो कौन सा है, सिक्किम। ठीक। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो कौन से में है? सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। ठीक। अब जैसे बात करें, यहाँ तो देखो हम पॉपुलेशन की बात की है, अब पॉपुलेशन में स्पेशलाइजेशन लेकर आए, जैसे कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या। ठीक। तो सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। और अगर बात करें सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो उसमें दोबारा से जो आपके पास निकल कर आएगा आंसर वो कौन सा होगा, सिक्किम। यहाँ सबसे कम शहरी जनसंख्या है। इतना क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है, अधिक ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी रहती है। और अगर कहा जाए कि सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, फिर दोबारा से आंसर क्या आएगा आपके सामने, सिक्किम। ठीक। अब जैसे नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन बनता है वो है कि हमने जनसंख्या के आधार पर, मतलब हमने किसकी बात की है अभी, जनसंख्या, राज्यों के हिसाब से किसकी बात की है, जनसंख्या की। अब जैसे हम बात करें यहाँ कि सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन सा है। भाई सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो वो आंसर आपके सामने क्या निकल के आएगा, मेघालय। मेघालय ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, देखो मैं इसको वाला राज्य जो है वो बाद में नहीं जोड़ रहा क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख रखा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं जिलों की बात करूंगा, जैसे जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने राज्य देखे, अब जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखें कि जिले देखें, फिर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से राज्य और जिले, फिर हम देखेंगे किसके हिसाब से कि लिंगानुपात, साक्षरता दर, ठीक उसके हिसाब से। तो चलिए
हम बात करें आगे, ये कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे सबसे पहले आ गया जनसंख्या, दूसरा आ गया जनसंख्या घनत्व, तीसरा आ गया साक्षरता दर, चौथा आ गया लिंगानुपात। ठीक, तो ये कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पर क्वेश्चनों को हम देखते हैं, और उसमें राज्य और जिलों की हम बात करते हैं। तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि जिस राज्य में हुई है वो कौन सा राज्य है, तो वो आता है आपका राज्य कौन सा, नागालैंड। और नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, कोहिमा। ठीक, अब जैसे यहाँ तक हम क्या देख चुके हैं कि हम राज्यों के हिसाब से देख चुके हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, हम ये सब सारी चीज देख चुके हैं। अब जैसे बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से जिले, अगर हम जिलों की बात करें तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला या जनसंख्या वाला जिला, अधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक, वाला जिला। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जो जिला है वो जिला कौन सा है, वो है महाराष्ट्र का ठाणे जिला। और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। क्लियर है इतना। अब इसी में आ जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वो जो आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वो आएगा आपका दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वैली, और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे यही, चलिए नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको, कि क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि तो हमने निकाल ले, ठीक है, लेकिन अगर यही हम कहेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि कुरुनंग कुमेत अरुणाचल प्रदेश। कुरुनंग कुमेत, और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर। अब सब सबसे अधिक देखा तो हम क्या देखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, और ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन नाम क्या है, तो जो सबसे कम जनसंख्या जिस जिला में थी वही दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे हम यहाँ जिले की बात कर चुके हैं, देखो जनसंख्या के हिसाब से हम राज्यों की बात कर चुके हैं, और जनसंख्या के हिसाब से हम किसकी बात कर चुके हैं, जिले की। अब बात करते हैं हम किसके हिसाब से, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। घनत्व, और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, राज्यों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, तो अब सिंपल सिंपल यहाँ जनसंख्या घनत्व ऊपर लिखा गया है, और किसकी बात कर रहे हैं, राज्यों की, तो हम कह देंगे सबसे
अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो शॉर्ट में कर देते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य कौन सा है? वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और इस समय इसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। ठीक। और ये जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो टोटल पॉपुलेशन रहती है, जो जितनी भी आपकी जनसंख्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। जैसे कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है, वर्ग किलोमीटर का। अब इसमें जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक, वो क्या कहलाया जाएगा? इस का क्या कहलाया जाएगा? जनसंख्या घनत्व। और वो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा बिहार। और इसमें क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ? बिहार में। और अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। और यहाँ जो टोटल रहते हैं वो कितने रहते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। कितने में? 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक। इतना क्लियर हुआ? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब जैसे बात हम किसकी कर चुके हैं? जनसंख्या घनत्व में राज्यों के हिसाब से। लेकिन अब इसमें क्या आएंगे भाई? जनसंख्या घनत्व के हिसाब से किसकी बात करेंगे हम? जिलों की बात करेंगे। और अगर जिलों की बात करें हम, तो देखिए, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला, तो वो जिला कौन सा है? तो वो दिल्ली का जिला है, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और उसमें 37,000 लोग अराउंड स्क्वायर में रहते हैं। और सबसे अगर हम कम की बात करें, तो जो सबसे कम वाला है वो कौन सा है? अगेन दिबांग वैली। और कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। और यहाँ कितना रहता है? एक व्यक्ति रहता है। कहाँ? केवल एक पर्सन। इसमें किलोमीटर स्क्वायर। इतना आप नोट करिए। बढ़ते हैं फिर आगे। तो चलिए, नोट कर चुके होंगे। अब बात करेंगे यहां से हम साक्षरता दर की। देखिएगा, जैसे कि अगर हम अगर बात करें हम इसकी, साक्षरता दर की, तो सबसे पहले हम साक्षरता देख लेते हैं किसके हिसाब से? भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि भारत के हिसाब से जो साक्षरता दर है वो कितनी है? अगर देखा जाए तो भारत में
टोटल जो साक्षरता दर है भारत में वो कितनी है? 74% है भारत की साक्षरता दर, जिसमें अब भारत की साक्षरता दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। पुरुष जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष साक्षरता दर भारत में कितनी है? 82%। ठीक। और महिला साक्षरता दर कितनी है? जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? वो 64.5% है, मतलब अप्रॉक्स बात करें तो 65% महिला साक्षरता दर है। अब जैसे राज्यों के हिसाब से बात करें, ठीक, और राज्यों के हिसाब से साक्षरता दर की बात करें हम, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक आगे क्या लिखना है आपको पता ही है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, मतलब लिटरेसी जो रेट है सबसे अधिक किस स्टेट में है? जो लिटरेसी रेट है वो किस में है? तो आपको पता होगा कि जो केरल है, जो केरल राज्य है उसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और वो कितने परसेंट है? वो 94% क्या है, केरल के जो लोग हैं वो क्या हैं? साक्षर हैं। अच्छा, साक्षरता दर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो किस पैरामीटर के हिसाब से ली जाती है? तो ध्यान दीजिएगा कि 7 वर्ष का कोई भी, मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक अधिक आयु वाला जो भी व्यक्ति है, अधिक आयु वाला जो व्यक्ति है, अगर वह किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, मतलब भाषा को पढ़ सकता है, ठीक, और लिख सकता है, तो वो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब जैसे सबसे अधिक जो साक्षरता वो किसमें थी? केरल में। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो हमें पता है कौन सा है, बिहार। और ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आईएएस पीसीएस जो निकलते हैं वो बिहार से निकलते हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा कम लिटरेसी रेट है, और वो कितना है? 64%। और उसका कारण यह है कि जो भी व्यक्ति बाहर से निकल कर जो भी जॉब गेन कर लेता है तो वो वापस लौट कर बिहार में नहीं जाता, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस लौट कर जाते हैं, अदरवाइज वो वहीं सेटल हो जाते हैं जहाँ उनकी जॉब होती है। ठीक। अब जैसे अगर हम राज्य की बात करते हैं तो हम जिले की साक्षरता की बात करें, ठीक है, तो क्या आएगा कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? वो है सरचिप, मिजोरम। सरचिप एक जिला पड़ता है, और वो कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। और इस जिले के जो लोग हैं वो टोटल कितने परसेंट साक्षर हैं? तो अप्रॉक्स 100 समझ लीजिएगा, मतलब 99% ये क्या है? साक्षर हैं। और सबसे कम की अगर बात करें हम, तो सबसे कम वाला जो है वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, मध्य प्रदेश का। और यहाँ सबसे भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला है, और इसमें टोटल कितने परसेंट साक्षरता है? ओनली 37%। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं हम जनसंख्या के आधार पर लास्ट फैक्टर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। ले लिया होगा अगर आपने स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से डेटा निकाला जाता है
और आपके सामने पेश किया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा अपने एग्जाम में कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, लिंगानुपात हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसके हिसाब से, भारत के सापेक्ष में या परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के हिसाब से जो लिंगानुपात है वो क्या है, तो लेकिन सबसे पहले लिंगानुपात होता क्या है इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि 1000 ठीक लड़कों के, मतलब 1000 पुरुषों के सापेक्ष में, ठीक, जो टोटल फीमेल हैं या टोटल महिलाएं हैं उनका जो अनुपात है, ठीक है नहीं, मतलब 1000 जो मेल के अनुपात में टोटल कितनी फीमेल हैं, ठीक। तो अगर हम भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारत में जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 943, और कितने मेल्स के हिसाब से 1000, मतलब आपके मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, 943। अब जैसे अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्यों की अगर बात करें तो जो राज्यों में लिंग अनुपात है, तो हमें देखना क्या है यहाँ, हमें देखना है कि सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो किस राज्य का है, सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो है आपका केरल। और केरल में 1000 लड़कों पर, पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, ठीक। ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। अब सबसे कम की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, हरियाणा। हालांकि पहले से कुछ बेहतर हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कम है, और वो कितना है, 879 में, ठीक। 879 फीमेल हैं 1000 मेल पर। अब देखिए राज्यों की हम बात कर चुके हैं, अब बात किसकी करेंगे, जिलों की। मतलब जिलों में जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा कहाँ, लिंगानुपात लिख दो या लिंगानुपात लिख दो, बात एक ही है, ठीक। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो भी अगर बात करें हम तो पांडिचेरी का कौन सा है, माहे। और ये कहाँ पड़ता है, पांडिचेरी में। पांडिचेरी का है या पांडिचेरी का है, और इसको पुदुचेरी भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि माहे का है, और यहाँ जो लिंग अनुपात है वो क्या है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, 1176, मतलब 1176 फीमेल हैं कितने मेल पर, 1000 मेल पर, ठीक। अगर सबसे कम बात की जाए कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो आपका कौन सा निकल कर आता है, वो आता है दमन, जो एक यूटीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ कितना है, 533 फीमेल हैं कितने पर, 1000, मतलब 533 फीमेल और कितने मेल पर, 1000 पर। तो यहाँ तक का आपको डेटा समझ में आ गया होगा।
कुछ नोट करके पॉइंट लिखिएगा। देखिएगा, जैसे कि अगर बात करें हम, यहां मैं लिखवा देता हूं, दो पॉइंट आपके छूट गए, उनको लिख लीजिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है या कितनी है, वो है 62.3 करोड़। और अगर बात करें हम महिला जनसंख्या की, तो महिला जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपकी कितनी, 58.7 करोड़। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो उत्पादक आयु मानी जाती है, उत्पादन आयु या आयु समूह या एज ग्रुप, तो हम इसको लिख देते हैं प्रोडक्टिव एज ग्रुप। वो कौन सी मानी जाती है, और वो भारत में सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और वो कितनी मानी जाती है, 15 to 64 ईयर तक जो एज ग्रुप है, ठीक, वो क्या माना जाता है, प्रोडक्टिव एज ग्रुप। और ये भारत में कितने परसेंट है, ये 65% है। और ये पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, और वो कौन सा है, भारत। इतना क्लियर है। क्योंकि अगर हम बात करें कि 0 to 14 जो ईयर का एज ग्रुप है, वो कितने परसेंट है, 30%, ठीक। अगर बात करें हम कि 15 to 64 ईयर का एज ग्रुप जो है वो कितना है, वो है आपका 65%। और अगर कहा जाए कि 65 टू अबव, मतलब जिसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, वो कितना है, तो वो कितना बचता है, केवल 5%। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, 65% किसका है, भारत का है। अब यहाँ लोग वक्त चाइना में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, चाइना में टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ प्रोडक्टिव एज ग्रुप भारत से कम है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, ये था हमारा जो पार्ट, जिसमें हमने फैक्चुअल डेटा की बात करी, जो पार्ट 2 था किसका, जनगणना का, ठीक, पार्ट 2। और पार्ट 1 में मैंने इसकी हिस्ट्री की बात की है कि जनगणना कैसे स्टार्ट की, और इसमें मैंने किसकी बात करी है कि 15th सेंसस, और वो कौन सी ईयर की, 2011 की। और यहाँ से अगर दोस्तों हम पॉइंटों के याद कर लेते हैं, तो इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें नहीं पूछा जाए। तो दोस्तों, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं बहुत जल्द आपके सामने जो नया अगली वीडियो है वो लेकर आऊँगा, योजना आयोग के बारे में, जो आपका इको के सेशन में रहेगा। और इसी के बारे में हम बात करेंगे नीति आयोग की, और इसको कम से कम हम 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन फटाफट फॉलो करेंगे। और मैं नेक्स्ट डे ही आपके सामने योजना आयोग की वीडियो लेकर आऊँगा। और रीजनिंग में जो लेकर आऊँगा वो किसकी लेकर आऊँगा, वो कैलेंडर की वीडियो लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ वाई एस राघव क्लासेस पर। तब तक के लिए आपको थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, ठीक। मस्त रहिए, आबाद रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, लेकिन अपने जो सिलेक्शन का जो एम है उसको पकड़ रहिए। थैंक यू दोस्तों।